नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप एक यूपीआई यूजर है यानी यूपीआई से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है नहीं। यूपीआई की कितनी लिमिट होती है, कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, सारी चीज़ें यूपीआई से रिलेटेड समझाने वाला हूं। अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल नया है लेकिन यहाँ पे जानकारी जो मिलती है वो बहुत सटीक मिलती है। तो चलिए बात करते हैं यूपीआई के बारे में। तो देखिए, आज के टाइम में यूपीआई का मतलब एक तरीके से एरा चल रहा है, यूपीआई का जमाना है, यूपीआई का टाइम है। बहुत ज़्यादा लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं। वो अलग बात है कि कोई आदमी गूगल पे यूज़ करता है, कोई पेटीएम यूज़ करता है, कोई फ़ोन पे यूज़ करता है या फिर कोई और यूपीआई ऐप यूज़ करता है। और मैंने तो ये भी देखा है कि एक व्यक्ति सारी की सारी ऐप भी अपने मोबाइल में डाल के रखता है, गूगल पे भी कर देता है, फ़ोन पे भी कर देता है, पेटीएम भी कर देता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि यार इनकम टैक्स से इस चीज़ को कैसे लेता है और आपको इसमें कहाँ कहाँ कितना नुकसान हो सकता है? तो बेसिकली अगर आप यूपीआई करते हैं तो एक चीज़ आपने देखी होगी, 3 तरह की कैटेगरी होती है यूपीआई करने वालों की। पहली कैटेगरी के जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं कि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि यूपीआई की जो ऐप होती है वो हमें कुछ रिवार्ड देती है, कुछ कैशबैक देती है ना, इस तरीके होती है। और कुछ लोग इन्हीं में अगर मैं जोड़ूं तो कुछ लोग ऐसे भी जो पैसा लेकर ट्रांजैक्शन कर देते हैं, कुछ कमीशन ले लेते हैं, 1% 2% कैश में दे देते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन इधर उधर करते रहते हैं और थोड़ा बहुत कमीशन कमा लेते हैं। और कुछ लोग तो फ्री में ही कर देते हैं हेल्प के लिए कि भाई मेरे अकाउंट में तुम यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दो, मैं निकाल के तुम्हें दे दूंगा जस्ट हेल्प के लिए। तो एक तो ये कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है कि भाई मान लीजिए मेरी एक शॉप है और मेरे पास एक सेविंग अकाउंट है और मैंने उससे अपना यूपीआई लिंक कर रखा है। अब मैं पैसा कलेक्ट कर रहा हूं। देखिए, पैसा कलेक्ट यूपीआई के थ्रू करना और पैसा किसी को देना दोनों एक ही बात है, ट्रांजैक्शन में माना जाएगा। तो मैं पैसा कलेक्ट कर रहा हूं यूपीआई के थ्रू और वो जा रहा है मेरे सेविंग अकाउंट में, तो ये भी एक तरीका है। और एक ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे मान लीजिए मेरे ही 4 अकाउंट है, मैं आपस में उनमें ट्रांजैक्शन करता रहता हूं अकाउंट में, कि मैंने यूपीआई से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजा, फिर उसमें भेज दिया, फिर उसमें भेज दिया, या अपने फैमिली मेंबर को मैंने ऐसे यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया। तो अब बात करते हैं इनमें इनकम टैक्स का क्या सीन है। तो देखिए, यूपीआई की अगर लिमिट की बात करें तो ये वैसे तो ये बैंक टू बैंक डिफर करती है, बट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल आपको बता देगा कि आप 24 घंटे में 1 लाख रुपए जो है सेंड कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। अब यहां पे बात आती है इनकम टैक्स की। तो देखिए, इनकम टैक्स ने यूपीआई की कोई लिमिट सेट नहीं की है कि भाई आप इतना ही रुपया डाले और इतना ही मत डाले यूपीआई के थ्रू, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी यूपीआई का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। मान लीजिए आप रिवार्ड के लिए या फिर कैशबैक के लिए या किसी की हेल्प करने के लिए या कमीशन के लिए बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं 1 साल के अंदर, और ये 1 साल होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। ट्रांजैक्शन की अगर हम लमसम अमाउंट माने, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 साल में हमने 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया, 50 लाख का आपने ट्रांजैक्शन कर दिया। अब वो 50 लाख का अगर आपने ट्रांजैक्शन किया उस पर रिवार्ड आपको कितना मिलेगा? ज्यादा ज्यादा 10-20 हजार रुपए रिवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो कमीशन पे काम करते हो आप, भाई कमीशन लेके किसी को पैसा यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर 1% कमीशन होगा तो 50 लाख पे आपको 50,000 रुपए मिल जाएगा, 2% होगा तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। यानी आपका मैक्सिमम 1 लाख रुपए अर्निंग हुआ, बाकी 49 लाख तो आपने वापस ही ट्रांसफर कर दिया, यानी आपकी अर्निंग तो कितनी हुई? 1 लाख रुपए। लेकिन इनकम टैक्स यहां में ये नहीं देखता। इनकम टैक्स देखेगा कि आपका जो 1 ईयर का पूरा ट्रांजेक्शन था वो 50 लाख हो गया। अब 50 लाख ट्रांजैक्शन हो गया तो गवर्नमेंट कहेगी भाई पहली बात तो 40 लाख रुपए की जो 40 लाख है उस पे जीएसटी की लिमिट है, यानी आपने 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर कर लिया तो आपको यहां पे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब वो कहे, अब वो आप उनको ये नहीं समझा सकते कि भाई मैंने तो इसमें 50,000 रुपए कमीशन ही कमाया था, बाकी तो सब मैंने वापस कर दिया। वो उसका पूरा टर्नओवर मानेगी और ये आपकी एक तरीके से सेल्स हो जाएगी, आपका बिजनेस हो जाएगा। और इस 50 लाख रुपए में गवर्नमेंट आपको ये बोले, इनकम टैक्स का कहना ये रहेगा कि भाई इसमें आप 6, 7, 8% आपको अपना प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा, यानी इतना प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा और बाकी आप खर्चे दिखा सकते हो। तो ये आपको करना पड़ेगा, उसका टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरा, जो आप खर्चे दिखा रहे हो वो वैलिड खर्चे होने चाहिए और उसकी आपको बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, तो यानी आप पचड़े में पड़ सकते हो। तो ऐसे बिना वजह छोटे मोटे कैशबैक रिवार्ड के चक्कर में आप ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से बचे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और इनकम टैक्स कभी भी आपको नोटिस भेजकर आपसे जो है सारे ट्रांजैक्शन का ब्यौरा मांग सकता है। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप यूपीआई किसी को कितना भी करते हैं और कितना भी कलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास वो टोटल ट्रांजैक्शन का हिसाब है, बुक मेंटेन है, और आप ये गवर्नमेंट ये जो आईटीआर विभाग है इनकम टैक्स को अगर ये बताने में सक्षम है कि सर मैंने इतना पैसा यहां से लिया और यहां मैंने दे दिया, यहां मैंने वैलिड अपना खर्चा कर दिया, ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा प्रॉफिट है टोटल, तो आप बच सकते हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर बुक मेंटेन नहीं करते हैं, इधर उधर फालतू के ट्रांजैक्शन करके यूपीआई करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
अब बात करते हैं दूसरी। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आप एक शॉपकीपर हैं और आप सारा काम कैश में करते हैं, यानी जो भी आप सेल करते हैं वो कैश में आप पैसा ले लेते हैं। और कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है, वो कहता है भाई मैं तो आपको ऑनलाइन दे सकता हूं, मेरे पास कैश नहीं है, और आपने अपना जो यूपीआई है उस पर आपने पैसा ले लिया और वो आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तो देखो कभी कभी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने अपनी दुकान पे क्यूआर कोड लगवा रखा है, आप बहुत ज्यादा पैसा ऑनलाइन ही कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी कस्टमर आ रहा है उससे कह रहा है ठीक है यूपीआई कर दो, और आप बहुत सारा बार बार ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये सेविंग अकाउंट में अलाउ नहीं है। इसके लिए आपको करंट अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करेंगे बिजनेस के लिए तो बेस्ट रहेगा, और थोड़ा बहुत यूपीआई आप हल्का फुल्का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आप यूपीआई करते हैं खुद के अकाउंट से अपने फैमिली मेंबर में कर देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, तो देखिए मान लीजिए मैंने आज अपनी मम्मी को 10,000 रुपए यूपीआई किया और शाम को मैंने 10,000 रुपए यूपीआई से वापस ले लिया, तो इसको ट्रांजैक्शन ही नहीं माना जाएगा, मतलब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मेरा एक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में, दूसरा एचडीएफसी में, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से जो पैसा है उसको एचडीएफसी में डाला, अब तीसरा एसबीआई में भी एचडीएफसी से मैंने डाल दिया एसबीआई में, तो ये सारा जो ट्रांजैक्शन है वो मेरे ही अकाउंटों में घूम रहा है और सारे अकाउंट में मेरा सेम पैन कार्ड लगा हुआ है, तो इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिला के बात यह है कि जो यूपीआई का सिस्टम है, आप कितना भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन करें, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका हिसाब आपके पास होना चाहिए। जब आपको इनकम टैक्स का कभी नोटिस मिले तो आप उनको हिसाब दे सकते हैं। और अगर 40 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आपका है तो फिर आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, अगर आप करते हैं तो ये सारे जो नियम है वो है। अदरवाइज आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूपीआई करते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल यूज आप सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करने से आपको बचना चाहिए। तो अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो आपको मैंने सारी चीजें बता दी है इस वीडियो के अंदर, फिर भी आपका कोई डाउट है इसको लेकर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, हो सकता है मैं अगली बार उस पर एक वीडियो बनाऊं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मनी रिलेटेड यहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।